सारा दिन घूमने फिरने के बाद पीसी में डिनर करने के लिए वो सब गोल मेज के गिर्द बैठे हुए थे। जिमल और जोबिया साथ साथ बैठी हुई थी। इर्तजा उसके सामने वाली कुर्सी पर टांग जमाए बैठा हुआ था और उसके साथ ही यावर और हसाम भी बैठे हुए थे। वेटर को ऑर्डर नोट करवाने के बाद वो सब खाना सर्व होने का इंतजार कर रहे थे। वो जोबिया के साथ बातों में मसरूफ थी, लेकिन खुद पर उसकी नजरें महसूस कर सकती थी। उसे अंदर ही अंदर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने एक दो बार कुछ हल्की से उसे घूर कर देखा, लेकिन वह ढीठ बना मुस्कुराता रहा। इस इडियट को तमीज नहीं है, कैसे मुझे घूर घूर कर देख रहा है, बंदर कहीं का। उसे मजा सिखाती हूँ अभी। वह दांत पीस कर दिल ही दिल में बोली, एक्सक्यूज मी गाइस, मैं अभी आती हूँ। वो वहां से उठकर उनकी नजरों से दूर चलती एक वेटर के पास आ गई। यस मैम। वेटर उसके करीब आकर मुअद्दब सा बोला, मुझे एक फेवर चाहिए आपसे। उसे बैग में से 1,000 रुपए का नोट निकाल कर वेटर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, श्योर मैम, क्या करना होगा मुझे? 1,000 का नोट वेटर ने जेब में रखते हुए राजदारी से पूछा। उस पर सारे अरसे में सिमल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। वो उसे समझाकर वापस पुरसकून से आकर बैठ गई। अब पता चलेगा इस गोरे बंदर को। उससे शैतानियत भरी मुस्कुराहट के साथ इर्तजा को देखते हुए सोचा था, जो शायद वॉशरूम से वापस आता दिखाई दे रहा था। ऑर्डर सर्व किया जा चुका था। सिमल ने उसी वेटर को खाना सर्व करते देखा तो खुलकर मुस्कुराई। चलो खाना शुरू करो सिमल, क्या सोच रही हो? जुबिया ने उसे खाने की तरफ मुतवज्जा किया, जो बड़े गौर से खाने और वेटर को देख रही थी। उसे एक नजर इर्तिजा की तरफ देखा, जो आराम से खाना खा रहा था। उसने यावर भाई को देखा, फिर हसाम को। वो दोनों भी खाना खाने में मसरूफ थे। उसने अपने साथ बैठी जुबिया की तरफ देखा, वो भी खाना शुरू कर चुकी थी। उसने हैरत से एक बार फिर बारी बारी उन सब के चेहरे देखे, सब नॉर्मल थे। उसने कुछ परेशानी से इर्तिजा की तरफ देखा, वो आराम से खाना खा रहा था। इस बार इर्तिजा ने उसे अपनी जानिब हैरत और परेशानी से तकता पाया तो उसे शरारत से आंख मारी। जिमल का मुंह खुल गया उसकी जुर्रत पर। शुक्र है उसकी इस हरकत को किसी ने देखा नहीं था, सब खाने में मसरूफ थे। वह गुस्से से उसको घूर रही थी। उसे अपने प्लान की नाकामी पर हैरत हो रही थी और वेटर पर गुस्सा भी आ रहा था। वह चुपचाप बैठी गुस्से से अंदर ही अंदर खोल रही थी। जिमल, खाना खा लो, क्या सोचे जा रही हो? जोबिया ने उसका कंधा हिलाकर उसे होश दिलाया। अच्छा, खाती हूँ, वो बेदिली से बोली। अभी उसने चावलों का पहला चम्मच ही मुंह में डाला था, जब उसे लगा कि नमक मिर्च का पूरा डब्बा उसमें उलट दिया गया हो। वो बेइख्तियार खांसने लगी। उसका चेहरा एकदम सुर्ख पड़ा था, आंखों से पानी निकलने लग गया था। उसके खांसने पर सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। जुबिया ने जल्दी से उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया, लेकिन ये क्या, पानी का घूंट लेते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसमें बेतहाशा नमक मिला दिया हो। उसे बेख्तियार अच्छू लगा और उसके मुंह में मौजूद पानी फौरे की तरह सामने बैठे इर्तिजा के मुंह पर पड़ा था। मुझे तब से उसकी हालत इंजॉय करता अपनी हंसी दुबा रहा था। उस अचानक अफ्ताद पर उछल कर है क्या, हसाम का छत पाड़ कहका गूंजा। आसपास बैठे लोगों ने ताजुब से गर्दनें मोड़कर उन लोगों की तरफ देखा। तुम ठीक हो सिमल? जुबिया खाना छोड़कर फिक्रमंदी से बोली। हाँ, वो खांसते हुए बोली। आंखों से अभी पानी निकल रहा था। जुबिया ने जल्दी से टिश्यूज की जानी पड़ाया। व्हाट द हेल इज दिस? यावर मैनेजर पर गरज रहा था। बुलाओ अपनी वेटर को। किसकी हरकत है ये? यावर ने मैनेजर पर अच्छी तरह गरजने बरसने के बाद कहा था, इसलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। हसाम ने मुस्कुराते हुए पानी से भीगे इर्तिजा के कान में झुककर सरगोशी की, जिस पर उसने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। सॉरी सर, मैं अभी वेटर को बुलवाता हूँ, प्लीज आप बैठे, मैनेजर माजरत करते हुए बोला। मैनेजर ने वेटर को बुलवाया। वेटर बेचारा फंस चुका था। अब सच बताए बगैर चारा नहीं था। इर्तिजा और सिमल ने एक दूसरे की तरफ देखकर नजरें झुका ली। अब पोल खुलने से कोई नहीं रोक सकता था। मुझे इन मैडम ने कहा था कि इर्तिजा साहब के खाने में मिर्च डाल देना और उनके पानी में नमक भी ज्यादा मिकदार में डालना। मैडम ने यह भी कहा था कि मुझे उनसे अपना बदला लेना है। वेटर सिमल की तरफ इशारा करते हुए डरते डरते बोला, लेकिन ये खाना मैडम के हिस्से में कैसे आया? जोबिया पूछे बगैर न रह सकी। मैडम ने मुझे 1,000 रुपए दिए थे उस काम के, जबकि इर्तिजा साहब ने मुझे 2,000 रुपए दे दिए और कहा कि मैडम की चाल उन पर ही उलट दूं, वरना ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। वेटर शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोला। सिमल के उठने पर और गायब होने पर इर्तिजा उन सबसे बहाना करके उसके पीछे गया था और उसको वेटर के पास जाता देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि वो कोई साजिश करने वाली है। उसने वेटर को धमकी दी तो उसने सारी बात बता दी। कुछ सोचकर उसके लब मुस्कुराए थे। ज्यादा पैसों का लालच देकर उसने सिमल की बातें उलट दी थी और वो अपनी ही जाल में फंस गई थी। व्हाट? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों ऐसा कर सकते हो। यावर ने बेयकीनी से उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम जानते हो ये लड़की मेरे साथ क्या करने वाली थी? वो तो शुक्र है कि मुझे पता चल गया, वरना मेरा क्या होता? इर्तिजा ने कुछ चीख कर दुहाई दी। इतनी मिर्चें मैं कैसे खाता? और ये मैडम तो वैसे ही मिर्चें चुबाती हैं, तो इनको ज्यादा असर नहीं हुआ। वो बगैर शर्मिंदा हुए बोला, सलाम है मेजर इर्तिजा की ढटाई को।
کیا کہا؟ میں مرچیں چھپاتی ہوں؟ وہ غصے سے لال پیلی ہوتے ہوئے گرائی تھی۔ آف کورس، وہ کندھے اچکا کر بولا، جس پر سمل نے دل ہی دل میں اس ہینڈسم بندر کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب بس بھی کرو، اور اب اگر تم دونوں میں سے کوئی لڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاور نے ان دونوں کو کچھ جھنجھلا کر غصے سے دھمکی دی۔ اچھا یار، کھانا دوبارہ منگوا لو مس سمل کے لیے۔ وہ اب بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ ارتضا، لاسٹ ٹائم وارن کرنا، یاور نے تنبیہ کی۔ اوکے باس۔ اسے سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ یاور نے ویٹر کو دوبارہ آرڈر لانے کا کہا اور مینیجر سے درخواست کی کہ وہ ویٹر کو نہ نکالے نوکری سے۔ اس کی غلطی نہیں تھی، اس نے تو ان دونوں کی بات مانی تھی۔ زوبی یار، یہ بریانی کتنی ٹیسٹی ہے۔ زیمل نے بریانی کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے گویا سر دھن لیا۔ آہا، مزیدار۔ ہاں نا، مجھے تو بہت پسند ہے۔ زوبیا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ جانتی ہو، بریانی میری پہلی محبت ہے۔ وہ 1000 بار یہ جملہ دہراتی تھی جب بھی بریانی کھایا کرتی تھی۔ یاور بھائی، آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں۔ زوبیا نے یکدم پلیٹ سے سر اٹھا کر کہا۔ باقی سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ جو کہہ رہی تھی، زیمل کو بریانی بہت پسند ہے۔ زوبیا مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ گڑیا، بریانی تو سب کو ہی پسند ہوتی ہے۔ حسام جیسے اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ میرے یار کو بھی بریانی بہت پسند ہے۔ حسام کا اشارہ ارتضا کی طرف تھا۔ انفیکٹ ہم میں سب سے اچھی کوکنگ ارتضا ہی کی ہے۔ اس کی بنائی ہوئی بریانی اتنے مزے کی ہوتی ہے کہ حد نہیں۔ میں تو اس کا فین ہوں۔ اس کی بیوی بڑی خوش قسمت ہوگی جو اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کھا سکے گی۔ حسام کی آخری بات پر جانے کیوں وہ زیمل کو دیکھتا ہوا زیر لب مسکرایا تھا، لیکن زیمل کو بریانی بہت پسند ہے۔ زوبیا نے بہت زیادہ پر زور دیا۔ زیمل کی پہلی محبت ہی بریانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، زیمل کہتی ہے کہ وہ اس انسان سے شادی کرے گی جس کو بہترین بریانی بنانا آتی ہو، کیونکہ زیمل کو صرف بریانی کھانی ہی آتی ہے، بنانی نہیں۔ اور زوبیا بول ہی رہی تھی جب زیمل نے اس کے پاؤں پر جوتا مار کر اسے خاموش کروایا۔ زوبیا کی آخری بات پر ایک جاندار کہکا گونجا تھا ان سب کا۔ زیمل کا چہرہ خفت اور غصہ سے لال ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ زوبیا کی ہڈیاں توڑ دے۔ کیا ضرورت تھی ان کے سامنے بکواس کرنے کی؟ اس نے سامنے بیٹھے اس منحوس ترین انسان کو دیکھا جس کے چہرے پر محسوس ہونے والی مسکراہٹ تھی، جیسے دیکھ کر وہ سلگ اٹھی۔ ایڈیٹ۔ وہ پلیٹ میں رکھے چکن کو چھری کانٹے سے کاٹتے ہوئے بڑبڑائی۔ چشم تصور میں اس کے سامنے پلیٹ میں چکن کی جگہ ارتضا کی گردن تھی جسے وہ چھری سے کاٹ رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ پی سی سے نکلے ہی تھے جب اسے ٹائم کا احساس ہوا۔ یاور بھائی پلیز، ٹائم بہت ہو گیا، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، آپ مجھے اب گھر چھوڑ دیں۔ ہاں گڑیا، بس گھر ہی جا رہے ہیں، بس آئس کریم کھا لو پہلے۔ یاور نرمی سے بولا۔ اوکے، لیکن جلدی پلیز۔ وہ متانت سے بولے جس پر یاور نے سر ہلایا۔ یار ٹائم بہت ہو گیا، اب مجھے ڈیڈ نے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تو جانتا ہے نا میرے ہٹلر ڈیڈ کو؟ حسام نے جھرجھری لینے والے انداز میں کہا تھا۔ شرم کیا کر، وہ تیرے باپ ہیں۔ یاور نے اسے شرم دلانی چاہی جو ایک ناممکن سی بات تھی۔ اس میں شرم کی کیا بات؟ حسام بے حد حیرت سے بولا۔ اف۔ یاور دانت پیس کر رہ گیا۔ میری بات سنو۔ ارتضا نے آئس کریم کا خالی کپ ڈسٹ بن میں اچھالا تھا۔ اس وقت وہ تینوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ان کے چہرے روشن ہو رہے تھے۔ بھونکو، حسام بولا۔ میرا مطلب ہے بولیے میجر صاحب۔ اس کے غصے کو دیکھ کر حسام جلدی سے بولا۔ کل سے ہم لوگ مشن ڈسکس کریں گے اور نیکسٹ ڈے سے اپنے پلان پر عمل کریں گے۔ پلان کیا ہوگا یہ میں کل بتاؤں گا۔ فی الحال گھر میں کسی کو اپنے مشن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتائے گا۔ یہ بہت خطرناک مشن ہے اور میں بتا رہا ہوں، کل صبح تم لوگ 9 بجے میرے فلیٹ میں پہنچو۔ اگر دیر ہوئی تو شہبیز انکل کو شکایت کر دوں گا۔ وہ تفصیل بتاتے ہوئے رکا اور آخر میں حسام کو دھمکی دی جس پر حسام نے کینت اور نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم کل پہنچ جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ اور شیر خان نے تمہیں انفارمیشن دے دی اس شخص کی؟ یاور نے پوچھا۔ ہاں، مجھے کل اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ یہ مشن ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات، اس نے ذرا ٹھہر کر حسام کو دیکھتے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا، اگر تمہاری زبان چلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر حسام نے ارتضا کو گویا وارن کیا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی پہلے والا ارتضا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک سڑیل اور سخت گیر آرمی آفیسر لگ رہا تھا۔ سڑیل کمینہ، حسام دل ہی دل میں کڑ کر بولا۔ اس کے منہ پر بول کر اپنی شامت نہیں بلانی تھی۔ اوکے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ یاور کو وقت کا احساس ہوا تھا۔ میں تو واپس جا رہا ہوں، حسام نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ ان دونوں نے بیک وقت حسام کو گلے لگایا تھا۔ ابے چھوڑو کمینہ، میں تم لوگوں کی محبوبہ نہیں ہوں جو مجھ سے چمٹ رہے ہو۔ حسام ان دونوں کو ہٹاتے ہوئے بولا جو اسے زور سے گلے لگا کر سانس بند کر کے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ لعنت ہو تجھ پر، یہ ہماری محبت ہے۔ یاور دانت پیس کر بولا اور ایک زوردار مکہ اس کی پیٹھ پر مارا۔ وہ درد سے دہرا۔
दोहरा होता हंसने लगा था, फिर एकदम सीधे होकर उन दोनों को देखा और संजीदगी से मुस्कुराया। इर्तिजा और यावर, मैं तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम लोग मॉम डैड के बाद मेरा सब कुछ हो। मैं चाहता हूँ हमारी ये दोस्ती हमेशा कायम रहे। उसकी आंखों में रोशनी सी चमक रही थी। वो स्ट्रीट लैम्प की रोशनी नहीं थी, वो एक अलवाही चमक थी जो उसके चेहरे और आंखों को अंधेरे में रोशन बना रही थी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे शहादत की मौत दे। मैं जन्नत में तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों से एक वादा चाहता हूँ। अगर मैं इस मिशन में शहीद हो गया तो तुम लोग मेरे मॉम डैड का ख्याल रखोगे। कितना बड़ा वादा मांग रहा था वो। तुम लोग मेरे जनाजे पर रोना मत, वादा करो। ये वादा, ये क्या कह रहा है तुम? उन दोनों का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। नमी उन तीनों की आंखों में चमकी थी। हसाम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम सब साथ हैं। हम इस मिशन को इकट्ठे मुकम्मल करेंगे। ऐसा वादा मत लो हमसे। तुम्हें अंकल और आंटी का ख्याल खुद रखना है। यावर नम लहजे में बोला था। उसका दिल बोझल हुआ था। एहसासात गमगीन हुए थे। हसाम, इतनी जालिमाना बातें मत करो। तुम हमारी जान हो। हम में से तीनों को ही शहादत की तलब है। याद करो, हमने वादा किया था कि इकट्ठे जिएंगे और इकट्ठे मरेंगे। इर्तिजा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। उसे वादा याद दिलाया। एक फौजी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और एक जासूस की जिंदगी हमेशा डेंजर जोन में होती है। मैं तुम लोगों को कभी उदास नहीं देख सकता यावर। इस दुनिया में हम इकट्ठे ना सही, जन्नत में हमेशा साथ होंगे, जहां हमारी दोस्ती हमेशा जिंदा रहेगी। वो वफा का देश होगा, वहां कोई बिछड़ेगा नहीं। अब वादा करो, कोई मेरी शहादत पर उदास नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम लोगों के आंसू साफ करने के लिए नहीं हूँगा। याद है ना, हमने हमेशा मुस्कुरा कर मिलने का वादा किया था। वो ना मांगकर मुस्कुराते लबों से बोल रहा था। इर्तिजा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। उसके साथ ही यावर ने उन दोनों के कंधों के गिर्द बाजू डाले थे। हम वादा करते हैं हसाम, हम वफा के देश में हमेशा साथ होंगे। हम हमेशा मुस्कुरा कर मिलेंगे। हम जन्नत में इकट्ठे होंगे, वहां हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। उन तीनों ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर ये वफा का अहद किया था। आसमान उन तीनों की मोहब्बत और दोस्ती का गवाह बना था। रहे ना रही ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम और यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी। भाई चलें अब? सिमल ने कोई 10वीं बार यावर भाई और उनके दोस्तों के इस मोहब्बत भरे मुजाहरे पर कुड़कर कहा। वो तीनों कब से साथ खड़े बातें कर रहे थे और वो तब गई थी। हाँ गुड़िया, चलते हैं। यावर ने उसे पुचकारा। वे अब निकलता, वादा याद रखना। हसाम ने उनसे गले मिलते हुए कहा, जिस पर वो नम आंखों से मुस्कुरा दिए। जुबी, हम लोग पहले ही लेट हो चुके हैं और इन सब की बातें ही खत्म नहीं हो रही। वो कुछ जिच होकर अपने साथ खड़ी जुबिया से बोली। तुम बस कर दो। जुबिया ने हाथ झल्लाए। ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी फ्लाइट निकल रही हो लंदन की। जुबिया मुंह बनाकर बोली तो वो कलस कर रह गई। अर्तजा, तुम सिमल को घर ड्रॉप कर दो कि तुम्हारे घर का रूट सेम है। वो परेशान हो रही है, बहुत देर हो गई है। यावा ने उससे दरखास्त की, जिस पर उसका दिल बुलियां उछलने लगा। लेकिन एटीट्यूड भी तो दिखाना था ना। यावर, वो मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। मुझे देखती है उसके दिमाग में मेरे कत्ल का प्लान बनना शुरू हो जाता है। और तू कह रहा है कि मैं उसे उसके घर छोड़ कर आऊं? अर्तजा अब्रू चुकाते हुए बोला। यार, वो मेरी बहन है। बस ये समझकर बर्दाश्त कर ले कि यावर की बहन होने के नाते वो तेरी भी बहन है। यावर रवानी से बोल ही रहा था जब उसने बहन पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर सर झटका। मेरी बहन नहीं है वो, चुड़ैल। अच्छा अच्छा, ड्रॉप कर देगा फिर? यावर ने हाथ उठाया। तो पहले इससे पूछ ले, ये ना हो मुझे चलती गाड़ी से धक्का दे दे। बकवास ना किया कर, चल मैं पूछता हूँ। यावर ने उसको डपट कर कहा। सिमल गुड़िया, आपको इर्तिजा घर ड्रॉप कर देगा। मैं आपको खुद ड्रॉप कर देता, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले ही 12 बज चुके हैं। घर में मम्मी भी वेट कर रही होंगी। इर्तिजा और आपके घर का रूट एक ही है। मुझे आपके घर तक जाते हुए 1 घंटा लग जाएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी, तो ये आपको घर छोड़ देगा। यावर ने नरमी से उसे समझाते हुए बोला। लेकिन भैया, मैं उस मनहूस इंसान के साथ जाने का सुनकर वो परेशान हो गई थी। जाने ये शख्स रास्ते में ही उसे छोड़ देगा या गाड़ी से उठाकर फेंक देगा। गुड़िया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे इर्तिजा पर खुद से ज्यादा भरोसा है। वो आपको बाहिफाजत घर तक छोड़ आएगा। यावर ने जैसे उसकी सोच पढ़ ली थी। लेकिन अगर उन्होंने मुझे रास्ते में ही छोड़ दिया या मुझे कत्ल करके फेंक दिया? वो अंदेशा जाहिर करते हुए बोली। मोहतरमा, मुझ पर एतबार न सही, मेरी वर्दी पर एतबार कर ले। मैं मुहाफिज हूँ, औरत की इज्जत और हिफाजत करना जानता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। और एक और बात, मैं बीच राह में छोड़ने वालों में से नहीं। वो पुरतपिश लहजे में एक एक लफ्ज छुपा छुपा कर बोला था। सिमल, यार चली जाओ। जुबिया ने उसे तसब्जुब का शिकार देखकर कहा। ओके, अल्लाह हाफिज। वो बादल न खास्ता जाने के लिए तैयार हुई और खुदा हाफिज कहकर उसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। यावर और जुबिया ने उन दोनों को गाड़ी में बैठते देखकर खुद भी घर की राह ली थी।
آپ سے تھوڑی تیز نہیں چلائی جاتی گاڑی؟ وہ کچھ تنک کر بولی تھی۔ کب سے برداشت کر رہی تھی، جس اسپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہا تھا اس اسپیڈ پر تو گدھا گاڑی بھی آگے نکل جاتی۔ وہ پہلی پریشان اور جھنجھلائی ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر ایک اجنبی کے ساتھ سفر کرنا اس کے ڈر کو بڑھا رہا تھا، لیکن وہ اپنے ڈر کو ظاہر کیے بغیر پورے اعتمادی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی زبان جو ہمیشہ کینچی کی طرح چلتی تھی، اس وقت جیسے تالو سے چپک گئی تھی، لیکن مسلسل اس کو اس طرح گاڑی چلاتا دیکھ کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہی ہو گیا۔ میں ہر کام آپ کی طرح تیزی سے نہیں کرتا جیسے، وہ بولتے ہوئے رکا۔ جیسے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جیسے زبان چلانا، وہ انتہائی سکون سے کہتا ہوا اسے آگ لگا گیا۔ واٹ؟ وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ ارتضیٰ نے بوکھلا کر اچانک گاڑی کو بریک لگائے۔ آہستہ نہیں بول سکتی؟ میں دور نہیں بیٹھا، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ میری مرضی۔ آپ نے مجھے بدتمیز کیوں بولا ہے؟ وہ تڑک کر بولی۔ میری مرضی؟ آپ نے بھی تو مجھے لوفر بولا تھا، وہ ترکی بترکی بولا۔ گاڑی چلائیں ورنہ۔ وہ اس وقت غصہ سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ وہ اس کے غصے سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دوں گی، وہ سلگ کر بولی۔ گاڈ سیریسلی؟ اسے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ گاڑی چلائیں گے آپ یا نہیں؟ وہ دانت پیس کر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ اوکے چلاتا ہوں، وہ تابیت داری سے بولا۔ زیمل نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میوزک آن کر دیا۔ وہ آرام سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھ کے سر ہلاتا ہوا گانا سن رہا تھا جب سمل نے غصے سے میوزک پلیئر آف کیا اور کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اوکے اوکے، اس نے سرنڈر کرنے والے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ ایسے گھورو مت، مجھے ڈر لگ ہے، میں چلا رہا ہوں گاڑی، وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی سمل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گئی۔ اب کی بار اس نے دوبارہ نیا سانگ پلے کر دیا اور پوری اسپیڈ سے گاڑی بھگانے لگا۔ گاڑی میں کسی انگریزی سنگر کی آواز گونج رہی تھی۔ ارتضیٰ میں جانے کون سا موشن یا ایموشن آ گیا تھا، اس نے گاڑی اتنی اسپیڈ سے چلانی شروع کی کہ سمل کی چیخیں بلند ہوئی۔ گاڑی آہستہ چلائیں، وہ زور سے چیخی لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ امی بچائیں، گاڑی روکو، وہ چیخنے لگی تھی لیکن ارتضیٰ سن ہی نہیں رہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں گاڑی آہستہ چلائیں، مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اس کے بازو پر زور سے اپنا بیگ مارتے ہوئے چیخی۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ گاڑی تیز چلاؤ، اب میں تمہاری بات مان رہا ہوں، وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولا۔ سمل نے ہاتھ بڑھا کر میوزک ایک بار پھر بند کیا اور دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازا۔ اس شخص نے آج پورا دن اس کا جینا حرام کیے رکھا تھا۔ ایڈریس بتاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سمل نے اسے ایڈریس سمجھایا۔ یاور اسے پہلے ایڈریس بتا چکا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس سے بات کرے، چاہے لڑے جھگڑے مگر بولتی رہے۔ وہ اسے سننا چاہتا تھا، اس کے منہ سے کچھ بھی، بس وہ بولے، چاہے گالیاں ہی دے دے۔ لیجیے، آ گیا آپ کا گھر۔ ارتضیٰ نے گاڑی ایک دم اس کے گھر کے گیٹ پر روکی تھی۔ اوکے، شکر ہے میں زندہ سلامت گھر پہنچی۔ وہ باہر نکلنے لگی تھی گاڑی سے جب ارتضیٰ نے اسے پکارا۔ میری بات سنے پہلے، وہ اس کی پکار پر پلٹی تھی۔ جی فرمائیے، جانے کیوں وہ رک گئی تھی؟ یہ شخص اس کو اپنی باتوں سے زج کرتا تھا لیکن اس نے کبھی اسے بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ سمل نے اس کی نظروں میں اپنے لیے احترام ہی دیکھا تھا، اس کی موجودگی جانے کیسے تحفظ کا احساس دلاتی تھی۔ مجھے آپ سے معذرت کرنی ہے، آئی ایم سو سوری، میں نے آپ کو تنگ کیا، میں نہیں جانتا کہ آج کے بعد دوبارہ آپ سے مل سکوں گا یا نہیں، فوجی بندہ ہوں، روزانہ سر پر کفن پہن کر نکلتا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری یاور اور آسام کی پوسٹنگ ہوگی، ہم لوگ مشن پر جا رہے ہیں۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس مشن پر جا رہے ہیں۔ سمل کو لگا تھا کہ وہ آرمی میں ہے، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تینوں ایجنسی کے ایجنٹ بھی ہیں۔ زوبیا کو بھی اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یاور بھائی سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں تو مجھے ایک اچھی یاد سمجھ کر یاد رکھنا اور میرے لیے دعا ضرور کرنا، مجھے شہادت کی خواہش ہے، جانے میں واپس آؤں یا نہ، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کی آخری بات پر جانے کیوں سمل کا دل کسی اندیشے کے تحت زور سے دھڑکا تھا۔ کیا تم مجھے یاد رکھو گی؟ وہ امید سے بولا۔ سمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کیا نہیں تھا، محبت، عزت، احترام، امید، احساسات اور جذبات، کیا نہیں تھا ان سیاہ آنکھوں میں؟ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ پتہ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ، وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، خدا حافظ، وہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ وہ اسے بتا نہیں پایا کہ وہ اسے کبھی نہیں بھول سکے گا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے بہت خاص ہے لیکن وہ نہیں بتا پایا تھا۔
वो इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। उसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। वो लड़का कॉलेज में नया आया था और शायद आया ही उसका जीना हराम करने के लिए था। वो सुबह लाइब्रेरी में बैठी अपने नोट्स मुकम्मल कर रही थी जब वो लड़का अपने दोस्तों को साथ लिए उसकी तरफ बढ़ा और बगैर पूछे कुर्सी खींचकर उसके साथ बैठ गया। उस लड़के की हरकत पर उसकी सभी पेशानी पर शिकने पड़ी थी। उठो यहाँ से, हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? वो मध्यम आवाज में पेशानी पर हाथ डाले कुछ गुस्से से बोली। अरे लड़की, गुस्सा क्यों हो रही हो? आओ मिल बैठ के गपशप करती हूँ। वो आंख मार कर लोफराना अंदाज में बोला तो उसके तन बदन में आग लगी। पूरी आंखें गुस्सा से फैली थी और चेहरा लाल हो गया था। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। वो एकदम खड़ी होकर गुर्राई थी। तमीज से बात करो लड़की। वो भी खड़ा हो गया था और उसके चेहरे पर शदीद किस्म का गुस्सा फैला था। ओके, क्या कहना है कहो। वो बैठ गई और एकदम मुस्कुरा कर बोली तो उस लड़के ने हैरत से उसे देखा जो हाथ की मुट्ठी बनाए थोड़ी तले रखे उसे बड़े प्यार से देख रहा था। वो उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा था और लफराना अंदाज में आंख दबाई। अरे वाह हसीना, तुम तो मुस्कुरा रही हो, कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? वो बालों में हाथ फेर कर कमीनगी से बोला। क्यों, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है। उसे जो मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। वो तपाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर लिए वहां से उठ गई। उसके शेर पड़ने पर उस लड़की के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। उसने अपने दोस्तों को घूर कर देखा जो मुंह नीचे किए हंस रहे थे। वो शोला बार निगाहों से उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया, जिस पर उस लड़की ने लाइब्रेरी में शोर मचा दिया। वो बखला गया और हाथ पर गिरफ्त ढीली बढ़ गई, जिस पर उस लड़की ने उल्टे हाथ का सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा याद रहेगा और आइंदा किसी लड़की का हाथ पकड़ने से पहले 10 बार सोचोगे। मैं आम लड़की नहीं हूँ, मैं हरमीन अहमद हूँ। मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है। मेरी तरफ अगर बुरी नजर से देखा तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। वो एक एक हर्फ चुबा चुबा कर उसकी आंखों में देखती हुई बुलंद आवाज में अदा कर रही थी। उसकी आवाज लाइब्रेरी की दीवारों से टकराकर उस लड़की के कानों में पड़ी थी। वहां मौजूद हर स्टूडेंट ने हरमेन के अल्फाज सुने थे। उस लड़के की जुबान पर कफल लगाकर वह स्टूडेंट्स पर एक तायराना निगाह डालती हुई लाइब्रेरी से निकल गई थी। पूरी लाइब्रेरी में तमाशा बन चुका था। सब लोगों ने उसे थप्पड़ मारते हुए और उस लोफर लड़के को थप्पड़ खाते हुए देखा था। उन सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। तुमने दिलावर अली खान पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम्हारी इज्जत को दो कुड़ी का ना किया तो फिर कहना। वह नफरत से जमीन पर थूकते हुए फंकारा था। जाने मर्द का ज़र्फ इतना छोटा क्यों होता है? अपनी बहन की इज्जत पर बात आ जाए तो लड़ने मरने पर तुल जाते हैं, लेकिन दूसरों की बहनों और बेटियों को छेड़ने पर उनको सवाब मिलता है। शायद ये तब उनकी गैरत मर चुकी होती है जब वो अपने इंतकाम के लिए एक औरत की इज्जत को निशाना बनाते हैं। और उसने दिलावर पर गुस्से में हाथ उठाया था, लेकिन अब ये सोचकर खौफजदा थी कि जाने वो शख्स क्या करेगा। उसी कश्मकश में ही वो कॉलेज से निकली थी जब उसने कुछ लोगों को अपना पीछा करते देखा। वो तेजी से सड़क क्रॉस करके भागी थी जब उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। जाने क्यों उस वक्त उसका दिमाग आउट हुआ था और उसने उस इंसान को खरी खरी सुना दी जिसकी गाड़ी के सामने आकर वह मरते मरते बची थी। कसूर उसका भी नहीं था। वो इस वक्त इतनी परेशान थी कि समझ नहीं आया कुछ। घर आकर वो तब से कमरे में बैठी सोच रही थी कि क्या करे। कॉलेज वो छोड़ नहीं सकती थी और घर वालों को बताने का मतलब था कि कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। अगर बाहर कोई लड़का तंग करता है तो बेटी घर में नहीं बता सकती। माँ को बताएगी तो वो यही कहेगी कि अपने बाप या भाई को ना बताना, वरना स्कूल कॉलेज जाना बंद हो जाएगा। वो यही सोचकर चुप रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि बाप और भाई तो मुहाफिज होते हैं, फिर वो अपनी बेटी पर भरोसा क्यों नहीं करते। खैर कोई नहीं, मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया अपना मामला, वही मेरी हिफाजत करेगा। यही सोचते सोचते वो नींद की वादियों में उतर गई। कौन कहता है कि औरत रास नहीं रख सकती? औरत रास ही रखती है, हर उस बात को जिस पर उसे खामोश करवा दिया जाता है। आसमान पर हल्की हल्की सुबह की रोशनी ज़ाहिर हो रही थी। दूर कहीं से अज़ान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हय्या अलस्सलाह मौज़िन नमाज के लिए पुकार रहा था और बहुत खुशकिस्मत थे वो लोग जो इस पुकार पर लब्बैक कहकर खुदा की तारीफ बयान करने के लिए उठे थे। मौज़िन ने जैसे ही हय्या अल फलाह कहा, उसकी बंद आंखें खुल गई। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी थी या शायद कोई लंबा सफ़र तय करके आई थी। उसने लम्हे के लिए फिर से आंखें बंद कर ली और एक आंसू उसकी आंख से बहता हुआ उसकी कनपटी पर फिसलता चला गया। कोई उसे फलाह के लिए पुकार रहा था। उसे हैरत हुई वो कितनी पागल थी। रहमान को नाराज करके वह रहमान के बंदे को पाना चाहती थी। अल्लाह ने उसे पुकारा था आज भी और उसे बेपनाह शर्मिंदगी हुई अल्लाह के सामने खड़े होने से, लेकिन उसने गलती की थी तो माफी भी मांगनी चाहिए थी। और बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर तौबा करे। उसे माफी मांगनी थी और अल्लाह को उसे माफ करना ही था।
उसने आंखें खोली और उस पुकार पर लब्बैक कहती उठ खड़ी हुई। ये बुलावा कोई आम बुलावा नहीं था। ये कहीं बहुत ऊपर से आने वाला बुलावा जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। इग्नोर करने की गुंजाइश ही नहीं थी। उसने अपने लंबे से हवाल जोड़े में मुकेत किया और स्लीपर्स पहनकर वजू करने वॉशरूम की तरफ बढ़ी। उसने सुकून से नमाज अदा की। दुआ के लिए उसने हाथ उठाए तो याद आया कि मांगने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म कर चुकी थी वो। उसे बस अपने अल्लाह को राजी करना था। इसने उम्मीद से दोबारा हाथ उठाए। आज मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उसके कि आप मुझे माफ कर दें। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन आप बहुत मेहरबान हैं। आपकी मोहब्बत की कोई हद नहीं है अल्लाह। मैं इंसान हूं ना, इसलिए गलती कर बैठी थी। लेकिन आप तो मालिक कुले जहां हैं, आप सबसे बरतर हैं। लेकिन मैं बहुत हकीर हूँ। मैं जानती हूँ मैंने एक इंसान की मोहब्बत में आपको भुला दिया था, लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैं आपसे माफी मांगती हूँ अल्लाह, प्लीज मुझे माफ कर दें। आज के बाद मैं कभी आपकी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करूंगी। मेरा नसीब आपने लिखा है अल्लाह, गलत हो ही नहीं सकता। मैं आपकी रजा में राजी हूँ। आंसू शबनम के कतरों की तरह उसके चेहरे को भिगो रहे थे। सफेद दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा इस वक्त इंतहाई दिलकश और पुरनूर लग रहा था। वो अपने अल्लाह को राजी करना चाहती थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह से दूर करती है। उसे सिर्फ अपने अल्लाह से मोहब्बत थी, और उसी मोहब्बत ने उसे अल्लाह के सामने सजदे में गिर के रोने पर मजबूर कर दिया था। अल्लाह के सामने रोने से उसका दिल हल्का हो गया था। आज पहली बार नमाज पढ़कर उसने दुआ में मुस्तफ़ा अली खान को नहीं मांगा था। आज उसने अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। आज उसे लग रहा था जैसे उसे सुकून मिल गया हो। वो उस वक़्त सिर्फ पुरसुकून नींद चाहती थी। तुम लोगों से कोई एक काम ढंग से नहीं होता। एक लड़की को अगवा नहीं कर सके तुम लोग। वो गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ अपने सामने खड़े उन हट्टे-कट्टे आदमियों पर बरस रहा था। बॉस, हम लोग उसे अगवा करने ही वाले थे जब वो लड़की रोड क्रॉस करके हम लोग उस तरह उस सबके सामने कैसे ले जाते। उनमें से एक जो शायद उनका सरबराह था वजाहत देते हुए बोला, उस लड़की को जल्द अज जल्द मेरे सामने लेकर आओ, कुछ भी करके, क्योंकि उसने मेरा तमाशा बनाया। मुझ पर हाथ उठा के वो शोलाबार निगाहों से सामने खड़े आदमी को देखते हुए गुराया, जी बॉस, आप फिक्र ही ना करें, वो लड़की जल्द ही आपके सामने होगी। उसी आदमी ने यकीन दिलाया। ठीक है, और डैड से पूछो कि उन्होंने नए आदमी का बंदोबस्त कर लिया या नहीं। उसे जैसे अचानक याद आया था, शर्फो कल तक बंदोबस्त कर लेगा, आप बेफिक्र हो जाए। सरबराह ने जवाब दिया। ठीक है, अब जल्द अज जल्द ये काम करो, वह हुक्म देते हुए बोला। हरमैन अहमद, तुमने दिलावर अली खान पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। वो आंखों में शैतानियत लिए जैसे खुद से बड़बड़ाया था।